non-metals. A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. Does not conduct electricity. Example: carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen. ये सारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जो मेटल्स हैं ना, मेटल्स की एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज़ को डिटेल में हम लोग जो है वो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है, आपके यहाँ केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। तो मैटर, दूसरा इस मैटर अराउंड अस प्योर, और सेकंड टर्म में 2 चैप्टर हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उस वाले चैप्टर में डिटेल में इस चीज़ को हम करेंगे। तो नॉन मेटल्स में ये होगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पहले लिखेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, दे आर brittle. They are brittle. Second लिखिएगा, they are not ductile. They are not ductile. Third लिखिएगा, they are bad conductors of heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity. Fourth लिखेंगे, they are not lustrous. That is, they are dull in appearance. They are dull in appearance. Fifth लिखें, they are generally soft except diamond. They are generally soft except diamond. They are not strong. They are not strong.
Seventh लिखें, there will be solid, liquid और gases at the room temperature. They may be solid, liquid or gases at the room temperature. At the room temperature. Eighth, we can hear they have comparatively low melting points and boiling points. They have comparatively low melting and boiling points. Comparatively low melting and boiling points. एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट which has a melting point of 3700 डिग्री सेल्सियस. इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है तब जाकर ये मेल्ट होता है. इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद 9th लिखेंगे दे हैव लो डेंसिटीज. They are not sonorous. They have many different colors. They have many different colors. तो ये बिल्कुल जो है ना इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जस्ट जो आपका मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अपोजिट है. भाई तुम्हारा जो चेहरा है वो भी थोड़ा पतला हो गया, तो अपना वेट देखना कमज़ोर हो गया तुम. हाँ, कितने दिन रहे बीमार? 4-5 दिन रहे. अभी ठीक हो? चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में पहली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे आर डक्टाइल. नॉट मेलिएबल का मतलब क्या है कि अगर उनको हैमरिंग करके अगर उनको फ्लैट थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाती है, वो फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, टूट जाते हैं. ब्रिटल का मतलब क्या है कि वो टूट जाते हैं. सिमिलरली दे आर नॉट डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब अगर उनको खींचकर उनकी जो है वायर्स बनाने की कोशिश करी जाए, यानी कि चेन बनाने की कोशिश करी जाए, तो भी वो टूट जाती है. क्योंकि डक्टाइल है, डक्टाइल नहीं है. क्योंकि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है बाई विच एनीथिंग कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. वो वायर में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता. थर्ड है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गर्म भी नहीं होते. या कभी ऐसा होता है कि गर्मी बढ़ रही है तो हम सांस ले रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि गर्म गर्म ऑक्सीजन अंदर जा रही है. होता है. तो नहीं तो अंदर से चल ही नहीं जाएंगे. 45 डिग्री टेम्परेचर है, बॉडी का तो टेम्परेचर ही 38 डिग्री सेल्सियस होता है. बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो चल नहीं जाएंगे अंदर से, है ना. देखिए, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगला फोर्थ देखिए दे आर नॉट लस्ट्रस, दैट इज दे आर डल इन अपीयरेंस. नॉट लस्ट्रस, शाइनी नहीं होती, चमक नहीं होती इनके अंदर. ठीक है, दे आर डल इन अपीयरेंस. अपीयरेंस इनकी डल होती है. इसका भी एक एक्सेप्शन है डायमंड. कि डायमंड से ज़्यादा तो चमक किसी चीज़ में होती ही नहीं. एक्सेप्शन है, वो नॉन मेटल की ही कैटेगरी में आता है डायमंड.
फिफ्थ देखिए दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, तो जनरली सॉफ्ट होता है। अब मैंने आपको बताया था हार्डनेस और सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस को किस तरह से डिफाइन करा जाता है? एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद नाइफ इज कॉल्ड हार्ड थिंग, जिसको भी नाइफ से ना काटा जा सके उसको हम हार्ड बोलेंगे। और सॉफ्ट किसको बोलेंगे? जिसको हम नाइफ से अगर कोशिश करें काटने की वो कट जाए, हम कहेंगे कि वो सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे नॉन मेटल सारे सॉफ्ट ही होते हैं एक डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड को वैसे भी काट लो डायमंड कटता ही नहीं है, वो चीज़ कट जाएगी या चाकू मुड़ जाएगी लेकिन डायमंड नहीं कटेगा। तो डायमंड को काटा कैसे जाता है? डायमंड को डायमंड से ही काटा जाता है, पता होगा है ना, डायमंड को डायमंड से ही काटा जाता है। सिक्स देखिएगा दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। क्यों? ज़्यादातर तो नॉन मेटल्स जो है ना वो गैसेस ही होती है, तो स्ट्रॉन्गनेस का तो सवाल ही नहीं उठता उसमें। या कोई कह सकता है कि ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस के ऊपर में मेरे को कुछ सामान रखना है, सामान रख ही नहीं सकते हैं, हवा में गिर जाएगा, ठीक है। तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन यही है, एनीथिंग विच कैन कैरी वेट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सेवन्थ देखिए दे में भी सॉलिड लिक्विड और गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। तो नॉन मेटल्स में कुछ फिक्स नहीं होता। मेटल्स में जैसे हमने देखा था तो दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, इसमें क्या सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। एट्थ देखिएगा दे हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स, कंपैरिजन अगर करा जाए, कंपैरिजन मेटल्स के साथ करा जाए तो उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम होता है। और ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है विच हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3700 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेफाइट का इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कि पिघलता कब है? 3700 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। नाइन्थ देखिए दे हैव लो डेंसिटीज, हल्के होते हैं ना, दे हैव लो डेंसिटीज, जिसकी भी डेंसिटी कम है वो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वज़न है वो थोड़ा कम है। टेंथ देखिए दे आर नॉट सोनोरस, उनमें रिंगिंग साउंड नहीं आता, तो अगर उनको स्ट्राइक करा जाए किसी चीज़ से तो दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर नॉट सोनोरस। दे हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, हमने एग्जांपल लिया था मेटल्स का। मेटल्स में हमने कहा था कि जनरली वो या तो ग्रे कलर के होते हैं या सिल्वर कलर के होते हैं। एक कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को अगर कुछ होता है, सिल्वर का तो कलर ही सिल्वर है, तो कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है और जो गोल्ड है उसका येलो कलर होता है, बाकी सारे ग्रे या सिल्वर कलर के होते हैं मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में कुछ नहीं है, नॉन मेटल्स में सब अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हुई नॉन मेटल्स की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स इसको लिखें elements which show some properties of metals. The elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called metalloids. And some other properties non-metals are called अगर देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे आप बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। बहुत सारे नहीं होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा एग्जांपल के तौर पर ये लिखकर एटसेट्रा लिख दिया, इसका मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे नहीं होते, 3 ही होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो ये एलिमेंट्स ही कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की शो करते हैं, इसलिए हमको एक नई कैटेगरी दे दी, नया नाम दे दिया, मेटलॉइड बोल दिया। उसके बाद देखेंगे
नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे तो ये हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लास्ट क्लास में देख ली थी, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और मेटालॉइड्स की कोई खास प्रॉपर्टी अलग से नहीं है। कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट लिखेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस में लिखेंगे मिक्सचर्स। तो ये किस में आएगा, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएगा मिक्सचर्स, ठीक है। और देखिएगा इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने आपसे ये कहा था कि मिक्सचर्स जो है वो मिक्सचर्स 2 तरीके के होते हैं, होमोजेनियस होते हैं और हेटेरोजेनियस होते हैं। तो वो देखेंगे हाँ कल है, तो कुछ डाउट है तो बताओ, तैयारी ठीक है? चलो, और मैथ्स का कब है? 19। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, सभी बच्चों को क्या है, जिसका भी जो भी एग्जाम हो, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। मैं रोक कर करवा दूँगा, स्पेशली करा दूँगा, बता दीजिएगा। A mixture is a substance which consists of 2 or more elements or compounds which consists of 2 or more elements. The substance which consists of mixture is a substance which consists of 2 or more elements or compounds not chemically combined together. Chemically combined together। तो मिक्सचर हम जानते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने देखा था सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या था कि भाई इसमें सॉल्ट को मिला दिया पानी के अंदर। शुगर सॉल्यूशन, हमने पानी के अंदर शुगर को मिला दिया तो शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो इनका ना कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इनका कोई केमिकल फार्मूला बन गया, नहीं, बस मिक्स कर दिया, तो इनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स, ठीक। इसके बाद all the solutions are mixtures all the solutions are mixtures। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, फर्स्ट लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स, सेकंड लिखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स, सेकंड लिखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। 2 तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस होते हैं और हेटेरोजेनियस होते हैं। अब इनको जरा डिटेल में कर लेते हैं। करवाया है क्लास में वो साइंस से, हाँ, क्योंकि बहुत हल्का सा ही इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, मतलब NCERT ने 2-3 लाइन का बस बता रखा है, तो मेरे को भी देख कर ही बता रहा हूँ। वो साइंस कंडेंसेट हो गया, प्लाज्मा हो गया। क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था?
scientist and convention was finally achieved by 3 scientists, Gordon, Catterall, and Lyman of USA. सुपर लो टेम्परेचर बताया है इसका, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर्स. बस ये लास्ट पॉइंट ये लिखा है. टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना होता है वो नहीं देखते. चलिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में देखिएगा. होमोजेनियस मिक्सचर्स, तो पहले लिखें होमोजेनियस मिक्सचर्स. Those mixtures in which the substances are completely mixed together those mixtures in which the substances are completely mixed together those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixtures. जितने भी मिक्सचर्स होते हैं ना जिसमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिक्स कर दिया जाए और वो जो दोनों सब्सटेंसेस हैं जिनको मिक्स किया गया है वो उनको मैं अलग अलग आइडेंटिफाई ना कर पाऊँ, अलग अलग देख ना पाऊँ, तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं. are called homogeneous mixtures. Some of the examples of all the homogeneous mixtures are called solutions. लिखें all the homogeneous mixtures are called solutions. एग्जाम्पल नोट करेंगे. शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, water, सी वाटर एक्सेट्रा. ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर्स के ही एग्जांपल्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures.
heterogeneous mixtures में लिखेंगे those mixtures in which the substances remain separate those mixtures in which the substances remain separate and one substance is spread throughout the other substance is spread throughout the other substance and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles as small particles, droplets or bubbles or bubbles are called heterogeneous mixtures. Are called heterogeneous mixtures. heterogeneous mixture तो heterogeneous mixture में क्या होता है जहाँ पर दो सब्सटेंसेस को हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं और वो मिक्स नहीं हो पाते ढंग से दोनों के दोनों जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि एक सब्सटेंस है और जो दूसरा सब्सटेंस है वो उसके ऊपर फैला हुआ नज़र आता है। फॉर एग्जांपल हमने ऑयल लिया और ऑयल को हमने वाटर के साथ मिक्स करने की कोशिश करी तो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। ऑयल जो है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है, हल्का होता है। तो जो ऑयल है वो धीरे धीरे करके वो फ्लोट करने लगता है, वो पानी के ऊपर आ जाता है। भले ही आप कोई कंटेनर लो, कोई ग्लास लो, उसमें आप नीचे आप ऑयल डाल दो और ऑयल डालने के बाद फिर उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए। तो जब आप ऊपर पानी डालेंगे तो पानी आप देखेंगे धीरे धीरे करके पानी नीचे चला जाएगा और ऑयल अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी के कंपैरिजन में हल्का होता है, लाइटर होता है। तो जो चीज़ हल्की होती है वो नेचुरली ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए सॉल्ट और सैंड हो गया, तो सॉल्ट और सैंड को मिक्स तो कर दिया हमने, लेकिन जब उनको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि सॉल्ट ग्रे कलर का होता है और जो सैंड जो है वो ग्रे कलर का होता है और सॉल्ट वाइट कलर का होता है। तो उसके जो वाइट पार्टिकल्स हैं ना सॉल्ट के, वो सैंड पर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई वो भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें आप ये देखिएगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया या शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें आप बता नहीं सकते देख कर के इधर तो पानी है और इधर नमक है। वो घुलकर पूरा का पूरा एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जिसमें जिन जिन चीज़ों से वो सॉल्यूशन मिलकर बना है ना, उन चीज़ों को हम अलग अलग बता ही नहीं सकते कि वो चीज़ें अलग अलग कहाँ पर। बताइए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है इसके हेटेरोजेनस के। शुगर एंड सैंड मिक्सचर, sugar and sand mixture, salt and sand mixture, polluted air,
गन पाउडर एटसेट्रा। ठीक है, तो शुगर एंड सैंड मिक्सचर हो गया, शुगर और सैंड को मिक्स कर दो, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दो, या फिर पॉल्यूटेड एयर। तो पॉल्यूटेड एयर में क्या है कि एयर जो है, जो पॉल्यूटेड एयर है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पता नहीं कौन सी एयर है, तो बहुत सारे जो अलग अलग गैसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन है। तो उसको भी हम ये बोलेंगे कि जो पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड एयर में हम ये कहेंगे कि भाई उसके अंदर जो है वो पॉल्यूटेंट्स पर डिपेंड करता है। तो आप ये देखिए कि जैसे हम नॉर्मली अगर हम सांस लेते हैं तो नॉर्मली हमको सब कुछ क्लीन दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जब भी कभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा धुंध दिखाई देती है, सारे में कोहरा दिखाई देता है। रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो दूर कहीं कोई बिल्डिंग जो कि साफ़ दिखाई देनी चाहिए थी वो साफ़ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आपको जो अलग अलग तरीके की जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं उनका मिक्सचर आपको एयर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपको पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेंट्स जो है वो एयर के साथ मिक्सड है और वो दिखाई दे रहा है। तो जब मेरे को जिन चीज़ों से मिलकर कोई मिक्सचर बना होता है, वो चीज़ें मेरे को दिखने लगती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को इंट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो पॉल्यूटेड एयर में इसी कैटेगरी में आएगा गन पाउडर जिससे ये जो पटाखे वगैरह हैं ना ये बनते हैं, बारूद बोलते हैं हिंदी में। तो वो भी अगर देखेंगे तो भी अलग अलग तरीके का, कहीं तो उस पर चमकदार क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, कहीं ग्रे कलर का कुछ नज़र आएगा, कहीं सैंड जैसा कुछ दिखाई देगा। तो अलग अलग तरीके का कॉम्पोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर गन पाउडर बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के वो। उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट लिखेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। Compounds, इसमें लिखेंगे a compound is a substance made up of two or more elements compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. Chemically combined in a fixed proportion by mass. For example, water ब्रैकेट में लिखिएगा H2O is a compound. Is a compound made up of two elements
made up of two elements, hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen chemically combined in a fixed proportion of 1:8 by mass. By mass. आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड. देखिए कंपाउंड क्या होता है ना, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी फिक्स प्रोपोर्शन में करके उनको मिक्स करा जाता है. ठीक है, तो जैसे ये है कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. यानी कि उनका मास फिक्स होता है कि कितनी मास के लिए कितना दूसरा एलिमेंट चाहिए. जैसे वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास. मतलब हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है ना मेरे पास तो मुझे ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए होगा. 1:8 का मतलब यही है. हाइड्रोजन अगर हमारे पास 1 ग्राम है तो हमें ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम चाहिए होगा. ठीक है, तब जाकर हम ये कहेंगे कि वाटर तैयार होगा. ऐसे ही अगर मान लीजिए हाइड्रोजन हमारे पास 3 ग्राम है तो 3 कैसे आया, हमने 3 को मल्टीप्लाई करके 3 आ गया, तो फिर 8 में भी 3 को मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24, तो फिर मेरे को ऑक्सीजन 24 ग्राम चाहिए होगा. इस तरीके से तो वाटर तैयार होता है. तो हमेशा प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा. ये नहीं कि आपने कितना भी हाइड्रोजन ले लिया, कितना भी ऑक्सीजन ले लिया और आप कहेंगे वाटर बन जाए, वाटर बन जाए, नहीं बनेगा ऐसा. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड. अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखिएगा क्या क्या है. A compound cannot be separated into its components by physical methods. Separated into its components by physical methods. By physical methods. Physical methods क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हमने गर्म कर दिया. ये कहेंगे कि इसको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो. हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है. इसको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए. तो ऐसा नहीं होता. हम जानते हैं कि पानी को जब हम उबाल देते हैं बहुत ज़्यादा हमने गर्म कर दिया. उबालने का मतलब क्या है, हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर लेकर चले गए उसको. तो तब क्या होता है कि वाटर जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो जो स्टीम है वो भी तो वाटर ही है, वो भी तो वाटर का ही एक फॉर्म है. ठीक है, ये कहेंगे तब भी जाकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग स्पीड भी होता है. तो नॉर्मल जो फिजिकल मेथड्स है कि किसी चीज़ को गर्म कर दिया, या जैसे मान लीजिए आयरन का पाउडर है और आयरन का पाउडर है, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं उसको. आयरन के पाउडर में हमने सैंड मिक्स कर दिया, यानी कि रेत मिक्स कर दिया. ठीक है, आयरन का पाउडर भी हल्का हल्का ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और जो सैंड है वो भी ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है. तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ अलग अलग हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है. अब उसको सेपरेट कैसे करा जाए, उसको सेपरेट करने के लिए क्या करा जाता है कि मैग्नेट घुमा दी जाती है उसके अंदर. ये भी फिजिकल मेथड है. तो मैग्नेट पर रेत तो चिपकेगा नहीं,
मैग्नेट पर जितना भी आयरन है वो सारा चिपक जाएगा। तो एक बार घुमाया, फिर उसको अलग ले गए, अलग एक जगह किसी साफ से कागज़ पर उसको सारा छुड़ा दिया और छुड़ा कर डाल दिया, फिर उसके बाद दोबारा घुमाया, तो धीरे धीरे करके जितना भी आयरन का पोर्शन है उसमें से आयरन का जो पाउडर है वो सारा मैग्नेट पर चिपक जाएगा, उसको हम अलग कर सकते हैं, और जो सैंड है उसको अलग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के मेथड्स, फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट कर दिया, है ना, तो ये भी फिजिकल मेथड है। गर्म कर दिया, ये भी फिजिकल मेथड है। तो फिजिकल मेथड से कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं करा जा सकता। पहला ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। Those of its constituent elements. The properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements. तो हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन को अगर आप किसी बलून में भर देना, तो आपने देखा होगा ना उस तरीके के बलून होते हैं, उसके अंदर बलून के अंदर किसी गैस को भरा, बलून ऊपर ही उड़ता है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है वो अनरिएक्टिव गैस है, हाइड्रोजन के साथ में एक चीज़ ये होती है कि हाइड्रोजन को अगर कहीं से सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मिल गई तो हाइड्रोजन बर्न हो सकता है। हाइड्रोजन जो है ना, रॉकेट्स में जो फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन यूज़ होता है। और आने वाले टाइम में जो सड़कों पर गाड़ियाँ, बाइक्स, स्कूटर्स ये सब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले टाइम में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से चलेंगे ये सारे, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 साल के अंदर ये काम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बेस जो है, हाइड्रोजन के सेल्स होते हैं, और हाइड्रोजन सेल जो है वो जैसे जैसे पेट्रोल पम्प्स खुले हुए हैं, तो ऐसे ही जब हाइड्रोजन फिलिंग पम्प्स खुलेंगे उसमें क्या होगा कि उसके जो सेल है उनको फिलअप कर दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है एक फ्यूल है, इस वजह से हाइड्रोजन को बलून में अगर भरते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि वो बर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन हीलियम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हीलियम अनरिएक्टिव गैस है। तो हीलियम जो है उसको माना जा सकता है आर्गन है, अनरिएक्टिव गैस है, आर्गन बढ़ दो, नाइट्रोजन बढ़ दो, ठीक है, ये भी अनरिएक्टिव गैस है, करता है रिएक्शन, लेकिन डेंजरस कंपाउंड नहीं बनाता। तो जो लाइटर गैसेस होती हैं उनको अगर हम किसी बलून में भर देते हैं तो वो ना ऊपर की तरफ जाती है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है बहुत लाइट गैस है, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन जलाता है किसी भी चीज़ को। तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उन दोनों के मिलने से क्या बना, वाटर बना। यार वाटर की तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, वाटर ना तो हल्का ना तो हवा में उड़ता हुआ नजर आता है वाटर, ठीक है। वाटर में ना तो बर्निंग प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन का काम क्या है, अगर दुनिया में कहीं पर भी आग लगेगी तो वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं लग सकती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है, ठीक है। जैसे स्कूटर होता है ना, स्कूटर या स्कूटी जो ये एक्टिवा वगैरह जो है, इसमें क्या होता है, इनको बोलते हैं आईसी इंजन। जितने भी इनके इंजन होते हैं उनको आईसी इंजन बोला जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन। इनके इंजन के अंदर जो है वो पेट्रोल जाता है, और जब आप बटन दबाते हैं या किक लगाते हैं तो स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क जनरेट करता है, वो पेट्रोल में जाकर ना आग लग जाती है उसके। तो इंटरनल कंबशन, कंबशन का मतलब ही जलना होता है। इंजन जो रखा हुआ दिखाई देता है ना किसी भी बाइक में या किसी कार में या किसी स्कूटर में, अगर स्कूटर का कभी वो बॉक्स पूरा खुला हुआ देखा तो जो इंजन होता है, इंजन के अंदर आग लगती है एक्चुअली। तो वो जो आग लगती है वो बिना ऑक्सीजन के लग नहीं सकती। इंजन तक ऑक्सीजन कैसे पहुँच रहा है? जो पेट्रोल टैंक होता है, पेट्रोल टैंक के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर ना रबर लगी रहती है, रबर हार्ड रबर नहीं होती। कभी भी देखना जब पेट्रोल टैंक आप खोलेंगे तो पेट्रोल टैंक के कॉर्नर पर जो रबर लगी रहती है फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे फ्लेक्स मतलब वो धीरे धीरे वो दब सकती है आसानी से। तो होता क्या है कि उसमें जो है उसमें गैप रहता है एयर का, एयर उसमें आ जाती है, एयर से ऑक्सीजन उसके अंदर पहुँचती है और ऑक्सीजन की हेल्प से वो जो है बर्न हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल खुला छोड़ेंगे तो जो पेट्रोल है, पेट्रोल की प्रॉपर्टी है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर बिल्कुल ही खुला छोड़ देंगे या बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ेंगे तो पेट्रोल इवेपोरेट होने लगेगा। तो
ऑक्सीजन के बिना बर्निंग पॉसिबल नहीं है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कभी पंगे लेने का मन कर रहा हो स्कूटर से, तो स्कूटर का जो सीट है वो खोलना, सीट खोलने के बाद में उसके पेट्रोल टैंक के रोक करना, उसके ऊपर 2-3 लेयर पॉलीथीन की लगा देना, और लगाने के बाद में फिर उसका ढक्कन टाइट से बंद करना, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बटन दबाते दबाते थक जाओगे, किक मारते मारते थक जाओगे, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। उसका रीज़न यही है कि ऑक्सीजन बर्निंग के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन क्या करता है, बर्न करता है। हाइड्रोजन क्या है, बहुत लाइटर है। वाटर में तो उस ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। वाटर पी कर तो हमको बिल्कुल ठंडक लगती है, ऐसा तो नहीं लगता कि वो जल गया हो, ठीक है। और ना वाटर पी कर हमें ऐसा लगता है कि अब हम उड़ने वाले हैं, है ना, हम हल्के हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिनसे वो मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग होती है। थर्ड देखेंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा in the form of heat, light, etc. is usually either given out or absorbed during the preparation of a compound. During the preparation of a compound, जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड की प्रिपरेशन के दौरान या तो एनर्जी लिबरेट होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कंपाउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा। इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा। मान लीजिए हम वाटर बना रहे हैं, तो वाटर जब हम बना रहे हैं तो वाटर की जब प्रिपरेशन होती है ना, तो जितनी भी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, ऑक्सीजन, वो सारी वाटर ना, वाटर का जो प्रिपरेशन उसमें वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि सारी की सारी खत्म हो जाती है। वैसे ही चौथी प्रॉपर्टी लिखेंगे कंपाउंड की, the composition of a compound is fixed. The composition of a compound is fixed. The constituents are present in a fixed proportion by mass. Present in a fixed proportion by mass. Fifth लिखेंगे, compound has a fixed melting point, boiling point, etc. एक्सेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी फिक्स रहता है, उसका सैचुरेशन पॉइंट है वो भी फिक्स रहता है, ठीक है। तो बस इतना मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे टेम्परेचर से रिलेटेड वो सारे के सारे फिक्स होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी देखें, कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस।
मतलब कंपाउंड को देखकर मैं ये नहीं बता सकता हूँ जैसे CO2 कंपाउंड है, तो उस गैस को, हालांकि ट्रांसपेरेंट होती है गैस, उस गैस को अगर हम देखें बाई मीन्स ऑफ एनीथिंग, उसमें कोई कलर मिक्स कर दें तो उसको ये नज़र नहीं आता कि भाई अगर मैंने ब्लू कलर मिक्स कर दिया तो उसमें ये पता नहीं चलेगा कि कार्बन किधर है और ऑक्सीजन किधर है, पूरा का पूरा ब्लू दिखाई देगा। तो छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कंपाउंड इज अ होमोजेनस सब्सटेंस। आज फिर इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और प्रोवाइड्स, बस ये बचा हुआ है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि सस्पेंशन का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई भी दो चीज़ें मिलती नहीं है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट कर रहा नजर आता है, जैसे वाटर और पॉलिट्रेन्स हो गए। कैसे आए थे, मतलब हम ही